बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे याद है कि 2012 में मेरे ख्याल 2012 तक तो जब मैं कॉलम लिखा करता था, ज़्यादातर मैं कॉलम लिखता था। मैं टीवी चैनल्स पे इतना नहीं आता था, तो तन मन धन के साथ मैंने अपने आप को इमरान खान साहब के लिए वफ़ किया हुआ था और मैं बहुत उनके इमरान खान साहब के मुखालफिन पे बड़ी सख्त तनकीद करता था। बस ये अच्छी आदत या बुरी आदत, मेरा ख्याल में कोई दरमियानी रास्ता मुझसे मिलता नहीं है। मैं एक या ब्लैक में रहता हूँ या वाइट में रहता हूँ। ग्रे एरिया मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं अडॉप्ट कर सका। शायद ग्रे एरिया के अंदर ज़्यादा फ़वायद होते हों, मुझे इसका नहीं मालूम, लेकिन मैं तो ब्लैक एंड वाइट में रहता हूँ। तो जब इमरान खान साहब के साथ था तो मेरा ख्याल में मैं कुछ हुजूर से ज़्यादा ज़्यादती करता था और उनके मुखालफिन पे कोई बड़ी सख्त तनकीद करता था, लिमिट्स में रहते हुए। फिर मैं इमरान खान साहब से मेरी नाचाकी हो गई और मैं उनके ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। तो चंद साल 1.5 साल तो मैं एक ज़ाहिर है मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा सख्त बात करूं, तो दरमियाने दर्जे की बातें करता था। किसी को सपोर्ट किए बगैर इमरान खान साहब को मैं तनकीद का निशाना बनाता था। 2-3 चीज़ें मैंने तब भी रखी थी इमरान खान साहब की हद तक, जो बाकियों के लिए मेरे पास वो गुंजाइश नहीं थी कि वो नो गो एरियाज़ थे। मसलन उनकी ज़ात के ऊपर मैंने अभी तक बात नहीं कभी भी नहीं की। कई बातें ऐसी हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब की अपनी मेहरबानी की वजह से मेरे इल्म में है, उनकी सियासत के हवाले से, उनके जो है बहुत सारे जो मामलात हैं, सियासी कह लें, पब्लिक मामलात हैं, वो मेरे इल्म में हैं। लेकिन वो मेरे पास इमानत है। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर कोई दो दोस्त हों या इकट्ठे हों और उनके पास कोई इमानत हो या आप किसी के साथ घर में रह रहे हों तो जैसे कोई नाचाकी हो तो आप उनकी ज़ाती बातें करें, कि ये इंतहाई कमीनगी की बात है कि एक बात जो आपको मुझे पर किसी की अपनी मर्ज़ी से मेरे तक पहुँची है और मैं उस वक़्त उनके चूँकि गुड बुक्स में होता हूँ तो बाद में मैं उसको तश बाम करूँ या उसको अफशा करूँ। बारह मेरे जो आज का मौजू ये है कि मुझे जो डिस्कस करना है वो तो मैं अभी जो कुछ और करना था, लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है टीवी पे और उन्होंने बड़ी गंदी ज़बान इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो डिज़र्व ऐसे करते हैं कि जिस कबील के लोग, लेवल के लोग उन्हें इकट्ठे किए थे मेहनत से या उनको अगलों ने इकट्ठे करके दिए थे, इमरान खान साहब उनसे यही तवक्को रखनी चाहिए कि वो ये उनके शाहबाले थे जब वो दुल्हा बने हुए थे। बहरहाल जब मैं 2014-2015 में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई कॉलम जो उनकी सियासत को जो अभी मैं तनकीद का निशाना बनाता हूँ, चाहे उसके अंदर वो गलत बयानी करें, झूठ बोलें, कमअक्ली की बातें करें, हमाकतें करें, पाकिस्तान के जो हक़ में जो बातें नहीं जाती, जो किसी के साथ ज़्यादती करें, बोहतान लगाएं, तो मैं उसको आड़े हाथों लेता हूँ। तो जब मैं कॉलम लिखता था तो उन्हीं दिनों ये फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो तहरीक साहब ज्वाइन कर चुके थे वो 2-4 साल पहले ही, तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने इंतहाई गलाज़त से भरा हुआ, बकवास से भरा हुआ, मेरे ऊपर गालम गलोच वाला तकरीबन एक कॉलम जंग अखबार में लिखा। जंग अखबार की मजबूरी थी, वो बेचारे अपनी जान बचाओ मुहिम के ऊपर चले हुए थे, जियो और जीनो दे के नारे पे के साथ चल रहे थे। मेरा कभी प्रोग्राम टीवी पे बैन हो जाता था, कभी मेरा कॉलम बंद हो जाता था। तो इन नामसाइद हालात में लिख रहा था तो फ़याज़ुल हसन चौहान ने मेरे बारे में कॉलम लिखा। मेरे उससे पहले भी बहुत सारे कॉलम मेरे ख़िलाफ़ लिखवाए जा चुके थे। अलीम खान साहब ने मेरे ख़िलाफ़ लिखवाए थे, वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कॉलम इस तरह लिखते रहते थे। अब मेरा एक असूल है कि अगर मैं उनके कॉलम का जवाब अपने कॉलम में देता हूँ तो मेरा पढ़ने वाला जो उनको नहीं पढ़ रहा वो इस वजह पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उनकी बात मेरे पढ़ने वाले के लिए तक पहुँच जाएगी, उन तक ज़हमत बनेगी। चुनांचे मैंने कभी उनको डिस्कस ही नहीं किया। अब चूँकि जो है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं उनका जब कॉलम आया तो मैंने फिर सोचा कि जवाब मैं ज़रूर देता होता हूँ, लेकिन इशारा करना ताकि उस बंदे तक पहुँच जाए या कम से कम जो है उसके साथ जो लोग मुतल्लिक़ीन उन तक पहुँच जाए। तो एक पतरस बुखारी का मज़मून मुझे बहुत पसंद है, कुत्ते। उन्हें बताया था कुत्तों की कई किस्में बताई, तो उन्हें बताया कि कौन से कुत्ते हैं जिनसे डर लगता है, किसी से जो देखने में डराते हैं, बंदा वैसे नहीं डराने वाले होते हैं, कोई काटने वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं।
एक कुत्ता ने बताया जो मुझे उसका बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा जी सबसे जो मुझे अच्छा कुत्ता लगता है, जो इंतहाई मस्कीन कुत्ता होता है, वो सारी ज़िंदगी कसाई के बैठने की जगह होती है उसके नीचे गुजार देता है, कि उसे यकीन होता है कि आखिरी दिन कसाई अपनी हड्डियाँ डालेगा और वो उस हड्डियों से उसे हिस्से में आ जाती हैं। तो मैं ऐसे कुत्ता जो है, मुझे उस कुत्ते का किरदार बड़ा पसंद आया। तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसे कुत्ते जो है उन पर तरस करना चाहिए, जो सिर्फ हड्डी के लिए और हड्डी की तलाश के लिए वो इस तरह की पूरी ज़िंदगी उनकी कसाई के फट्टे के नीचे उनकी गुजर जाती है। फयाज़ुल चौहान साहब आज तक फरमा रहे थे, मेरा ख्याल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, जिनके लिए की है उनको यकीनन खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर खुशामद जो है कितना आजमूदा फार्मूला है, और फयाज़ुल चौहान जो है इस मामले में PhD है कि वो जहाँ रहता है खुशामद में वो यकता है, और उसको यकीन जाने कि वो किसी की खुशामदी के लिए अपने आप को अपनी पिजराई के लिए, मुझे तो तकलीफ़ हो रही है कि किस लेवल के आदमी को मुझे डिस्कस करना पड़ा, लेकिन चूँकि कौमी मीडिया के ऊपर उसको लाइव दिखाया गया है, इन TV हमारे चैनल वालों की मजबूरी है कि एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए वो ऐसे लोगों को बढ़ाएं। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट की भी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला के दिन है कि फयाज़ुल चौहान जैसे लोग जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ गई है कि उनके हक़ में बोलें। वो कहते हैं कि वाइज दलील लाए जो महके जवाज़ में, इकबाल को ये ज़िद है कि पीना ही छोड़ दे। इन लोगों की दलील है कि इन्हीं से तारीफ़ करवा के इन्हीं से कुछ साहक जो है वो कायम रहनी है। मेरा ख्याल है कि इससे कोई फ़ायदा तो पता नहीं होगा, नुकसान होने का ज़्यादा इस्तेमाल है। खैर, उसके अंदर वो बड़ी बकवास करते हैं, झूठ पे झूठ। तकलीफ थे इमरान खान साहब को बहुत, ऐसे जैसे मुझे आज पता चला कि इमरान खान साहब जो कि मेरे नज़दीक शायद मैं उनकी बहुत सारी बातों में उससे पहले मुतफिक था, लेकिन इनसे सुनने के बाद शायद मैं रिविज़िट करूं, बहुत बताया कि इमरान कितना गंदा आदमी है, कितना गलीज़ आदमी है, कितना सारा कुछ आदमी है। मुझे एक आपको बताना है, पॉलिटिकल साइंस में भी यूज़ होता है, वेबस्टर की डिक्शनरी है, अर्बन डिक्शनरी है, इसके अंदर एक लफ्ज़ है, थोड़ा फोकस करके ये आपको पूरा दिखा देंगे। ये पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट। ये पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स क्या होती हैं, सियासी तवाइफें क्या होती हैं, जरा सुनते जाएं। ए पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट इज being defined as a person who is bearing more than one political party's membership or he who keeps on shifting political loyalties. He or she may belong to a ruling party and may be giving a political office and narrating their political narrative. But as soon as that party lose election, he quickly denounce his membership and join a new ruling political party or new party in power. और फिर आगे गलत लफ्ज़ लिखे हो, मैं उसको आगे पढ़ता नहीं हूँ। अब ये सियासी तवाइफ क्या कहा गया है कि ये स्पोक्स पर्सन बनी होती है, ये उनका मौका बयानकारी होती है, किनका, जब पार्टी पावर में होती है या कोई ताकतवर जो है वो जो ताकतवर लोग होते हैं उनके साथ होते हैं। जैसे ही वो ताकत से नीचे गिरती है, ये अपनी वफादारी शिफ्ट करके वही काम दूसरों के लिए करते हैं। ये फयाज़ुल चौहान जो साहब थे, जो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से शरीफ लोगों को धोखा दे के उनकी आंखें धूल झंक के MPA बन गए थे 2002 के अंदर, लेकिन जाते ही इन्होंने कहा यहाँ पे काफली के साथ मिलके परवेज़ इलाही की हुकूमत का हिस्सा बन के मरात लेके कोई सेक्रेटरी वेक्टरी बना दिया था उनको पार्लिमानी, और ये जो है इनका आगाज़ हो गया और ये सीना सपर हो गए, दीवाना वार उनका लड़ते रहे। फिर उन बेचारों में बुरा वक्त आया तो इनको स्पेस मिल गई तहरीक इंसाफ के अंदर। अच्छा, इन बिटवीन तहरीक इंसाफ के अंदर उस दिन कह रहे थे मेरे पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। हकीकत यह है कि इनके ऊपर जितने करप्शन के इल्ज़ाम हर दौर में लगे हैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन जो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ ने खुद लगाए कि एक दफ़ा कोई आज से कुछ 6-7 साल पहले या 8 साल पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए तो इनके बारे में इमरान खान साहब को शिकायत मिली कि ये बंदा जो है टिकटें बेच रहा है ये काउंसलर की, तो ये कुरान लेके इमरान खान साहब के पास पहुँच गए। मैं तो वैसे ही जो बंदा कुरान उठाता है मैं समझता हूँ वो झूठा शख्स है। वो खलील जबरान ने कहा था कि उसने मुझसे एक बात की, मैंने मान ली, उसने वो बात दोबारा दोहराई, मुझे शक पड़ गया
उसे कसम खा के वो बात बताई। मैंने कहा ये शख्स झूठ बोल रहा है। ये कुरान लेके सर पे रख के इमरान खान साहब के सामने पहुंचता है और वहाँ पे ये बता रहा होता है कि जी मैं जो है मैंने पैसे नहीं लिए। और अल्लाह ताला इमरान साहब को गरी के रहमत करे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। वो इस मामले में माई बात है, वो इन सबको चोर समझता है। वो जितने साथ हैं उनको चोर समझता है। ये अलग बात है कि अली बाबा जो है 40 चोरों के साथ भी उतना ही कंफर्टेबल है जितना हमेशा से था। अब मुझे तकलीफ हुई है कि अभी जुम्मा 4-8 दिन हुए हैं, 2 महीने 3 महीने पहले लगता था कि इमरान खान साहब जो हैं वो छा जाएंगे, फ़ौज बगावत कर देगी, इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएंगे। इन लोगों की ज़बानें देखनी थी। इतने 10-10 गज़ लंबी ज़बान इमरान खान के हक़ में कि उनको सामने लगता था कि दोबारा इक़्तिदार आ रहा है। और इनकी वजह वजूद ये था कि लोगों को गालियाँ दे के इमरान खान साहब से ताली बजवाना। आज जब पता चला 9 मई के बाद के हालात ने पलटा खाया है, जो हम तो पिछले साल से निशानदेही कर रहे थे कि इस मुल्क में या इमरान खान नहीं है या इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उस बयानिए के ऊपर ये हो ही नहीं सकता था कि इमरान खान साहब का वजूद जो है बरकरार रह जाता, उसकी सियासत का वजूद बरकरार रह सकता। आज ये झूठ पे झूठ बंदा बोलता रहा। ये सियासी तवाइफ फयाजुल हसन जहाँ पे ने जितने बकवास किए हैं सारे झूठ और मुग़लज़ात बक्के हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने अपनी कब्र में जाना है। और इन लोगों को जो इस तरह के जो दीन ईमान, नंगे दीन, नंगे वतन, नंगे सियासत है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये झूठ बोल रहे हैं या इनकी इज़्ज़त रहती है या नहीं रहती। इन्होंने सिर्फ ये देखना है कि जिसकी खुशामद में एस्टेब्लिशमेंट खुदा में खुशामद बोला जा रहा है वहाँ इनके 4 नंबर मिलते हैं नहीं मिलते। हमारी बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब भी इन्हीं को हीरो समझते थे कि ये लोगों को गालियाँ देते हैं। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब इन्हीं को हीरो जानेंगे कि जो इनके मुखालिफिन को गंदी गालियाँ देते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट तो इस बात पर फ़रेफ्त हो जाएगी कि इसने इमरान खान साहब को गालियाँ देना शुरू कर दिया। ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। अगर सियासी तवाइफों ने ही आप लोगों का माल बेचते हैं एस्टेब्लिशमेंट, तो देखें कि अल्लाह ताला का किस आजमाइश में आप लोग हैं कि फयाजुल हसन चौहान जैसे और शेख रशीद जैसे और ये सारे लोग जो कि इमरान खान साहब को एक ताकत से जैसे ही उन्होंने जहाज़ को डूबते देखा है तो चूहों की तरह जहाज़ के इसकी छतों से छलांग लगाना शुरू कर दिए। ये वो लोग हैं। तो मुझे चूँकि उसके झूठ मैंने सुने थे और 1-2 झूठ उन्होंने ऐसे कहे जिसका मुझे पता कि झूठ बोले थे, लेकिन ये लोग चर ज़बान हैं, ये लोग भांडों वाली ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये चुगदे लेख के तो ये अपना माल बेचते हैं। इनके पास कोई इंटेलेक्ट नहीं है, कोई दानिश्वरी नहीं है। ये उन्हें फ़िक्रे रटे हुए हैं और फ़िक्रे चुस्त करके और उनके जोड़ के कई फ़िक्रे, कई लोगों के अच्छे फ़िक्रे और कई लोगों के जो है बाज़ारी फ़िक्रे जोड़ के इन्होंने अपना कारोबार ज़िंदगी रखा होता है। और जो असल बात है वो रहती रह गई कि मुझे शख्स की जो खिलाजत भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसके अंदर इसने सरीयन झूठ बोले और हो सकता है इसका गुजारा चल जाए उससे, या इसको जिन्होंने लॉन्च किया उनको गुजारा चल जाए। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं दुआ गो हूँ कि जिनके लिए फयाजुल हसन चौहान जो है जिनको मिल गई है, एक सियासी तवाइफ जिनको मिल गई है, उनके निज़ाम को आगे चलाने के लिए अल्लाह ताला ही उनका भला करे। अब दुबई की मीटिंग मैंने कल भी कही है, दुबई की मीटिंग जो है मेरे नज़दीक ओवर एंड अबव है पाकिस्तान की सियासी जमातों से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी। ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त हालात ऐसे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि बहुत बड़ी सियासत कर रहे थे माशाल्लाह, मरीम नवाज जिनका बहुत बड़ा मुस्तकबिल था, इस 1 साल की हुकूमत ने ऐसा पलटा खाया। इसलिए तो वो कहते हैं ना, चर्चिल का मशहूर कॉल है, और जो कॉल क्या है वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उन्होंने कहा जी कि 4 महीने बाद सियासत में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा सियासत के अंदर 4 महीने बाद कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि जैसे जैसे वेरिएबल्स चेंज होते जाते हैं फिर ज़िंदगी मौत का नहीं पता होता, कई कैरेक्टर होते हैं, कई नहीं होते, कई बदल जाते हैं। तो सियासत के जब वेरिएबल्स चेंज होते हैं तो सियासत के डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं, सियासत के ज़मीनी हक़ाइक़ भी तब्दील हो जाते हैं। इसमें 2 राय नहीं है कि मुल्क के अंदर इस वक्त सियासत जो है एस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान साहब की आपस में हो रही है। आपसे जो अमूमी सवाल पूछा जाता है, चाहे मुस्लिम नून के हल्कों में चले जाएँ, चाहे पीपल्स पार्टी के हल्कों में चले जाएँ, चाहे किसी और हल्के में चले जाए कि जी इमरान खान साहब की सियासत का क्या बनेगा, क्या इमरान खान साहब को सियासी तौर पर ज़िंदा रखा जाएगा, नहीं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। नवाज शरीफ साहब
कई पूछते हैं कि नवाज शरीफ साहब कैसे मुस्लिम लीग के लोग पूछेंगे आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। मैं हमेशा समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के लिए सियासत में बहुत बड़ी स्पेस है, लेकिन इसके लिए अब उनको बहुत हिकमत, बड़ा तदब्बर, बड़ी तदबीर के साथ आना पड़ेगा और वो अपनी दोबारा सियासत में से बहुत शुरू से उठानी पड़ेगी कि उसको बहुत नुकसान पहुँचा है। जब मिफ्ता इस्माइल की वजह से कोई मसाइल पैदा हुए तो हकीकत यह है कि उसकी वजह मिफ्ता इस्माइल नहीं थे। आज इसाक डार साहब की मौजूदगी मसाइल हैं तो उसकी वजह इसाक डार साहब नहीं है। ये मुल्क को जिस पटड़ी से उतारा गया था 2014, 2015, 2016, खसूसी तौर पर 2018 में आके नवाज शरीफ साहब को जेल में डाल के और इमरान साहब को ज़बरदस्ती हीरे को तलाश के बिठाया गया था, तो मुल्क का काम हो चुका था। मुल्क को कोई बंदा जो है, मुल्क के जो हालात थे वो इक़्तिसादी बहरान जो था या इक़्तिसादी दिवालियापन जो था या इस तरह के मसाइल थे, उनको उन्होंने होनी ने हो के रहना था। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब इसके बाद इमरान खान साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक झगड़ा उठाया तो इस वक्त पहला फैसला तो ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान के दरमियान फैसला क्या होता है। ये बात दुरुस्त है कि 2023 के अंदर इलेक्शन हो या 2-4 महीने बाद 2024 से शुरू में हो, 2-4 महीने पहले क्या या बाद में क्या, इन इलेक्शंस के अंदर हतमी राय है मेरी कि यही लोग जो हुकूमत बनाएंगे जो आज हुकूमत में है। वज़ीर आज़म कौन बनेगा, पहले मेरे ख्याल में जहन में कुछ और आता था, लेकिन अब मुझे 100% यकीन है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बनाया जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के जहन में एक दफ़ा फिर ख्याल आया कि नवाज शरीफ साहब हर 2-3 दफ़ा आके मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाल गए, शायद इस दफ़ा भी डाल जाएँ। क्या डालते हैं नहीं डालते वो एक अलहदा बहस है, लेकिन ये बात है कि यकसुई आ रही है नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। अब उस पैराए में दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई है, कतई नज़र इसके कि वज़ीर आज़म कौन संभाला होएगा, आया जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी केस जो है वो पुटअप किया या नहीं नवाज शरीफ साहब को कि एक दफ़ा इसको भी चांस दे दें, नहीं दे दें। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि सीटों की बाँट छाँट होगी। पीपल्स पार्टी ला मुहाला 12-15 सीटें पंजाब के अंदर सेंट्रल पंजाब से मांगेगी, 3-4 सीटें वो साउथ से मांगेगी। इसके जवाब में मुस्लिम नून को उनको 8-10 सीटें सिंध से देनी पड़ेंगी, 3-4 बलूचिस्तान से देनी पड़ेगी और केपी के अंदर मुस्लिम नून को स्पेस मिलेगी। एक बात अच्छी है कि मुस्लिम नून को जो भी है, जैसा भी इलेक्शन है, 2018 का इलेक्शन भी तो आखिर हमने कबूल कर लिया था ना RTS का, तो ये भी एक दफ़ा कबूल करना पड़ेगा। उसके बाद के हालात जो हैं उसमें चूँकि बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में भी है, हालात बिगड़ते हैं या बनते हैं, वो एक और गेम होगी। अगर हालात में बनना हुआ तो बन के रहेंगे, चाहे नवाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत में आएँ या ना आएँ। अगर हालात में बिगड़ना है तो बिगड़ के रहेंगे, क्योंकि बिगाड़ने वालों का अगर कंट्रोल ज़्यादा आ गया, अमरीकियों का सूख तो ज़ाहिर है हालात बिगाड़ के रहेंगे। इसलिए जब नवाज शरीफ साहब दुबई के अंदर आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि पहली इतला ये कि नवाज शरीफ साहब हज के लिए जा रहे हैं और बड़ा कहा जी शाही मेहमान होंगे, वहाँ बंदोबस्त हो गया। अभी यह खबर हम सुन ही रहे थे, पता चला नवाज शरीफ साहब तो दुबई लैंड कर चुके हैं। ख्याल था कि शायद दुबई आगे 1-2 दिन ठहर गया, यहाँ से हज पे जाएंगे, और यही बताया गया कि चंद दिनों में हज पे जाने वाले हैं। फिर इसको भी आनन फानन मरीन नवाज साहब पहुँच गई, बिलावल जरदारी साहब पहुँच गए और आसिफ जरदारी साहब पहुँच गए। अब ये 4 बंदों में 5वां बंदा ना उस साइड पे है ना उस साइड से है, ना मुस्लिम नून का कोई बड़ा लीडर है, ना सीनियर, ना जरदारी साहब। जो कुछ फैसले हो रहे हैं यहाँ पे हो रहे हैं। हो सकता है कि किसी स्टेज पे ज़रूरत महसूस हुई तो शायद फजल रहमान साहब को भी 3-4 दिन तक वहाँ बुला लिया जाए, ताकि हतमी शक्ल दे दी जाए, या एक और भी एक अहम आदमी को दूसरी पार्टी में से बुला लिया जाए। लेकिन अमलन बड़े फैसले जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान में होने वाले हैं और मामले तय हो जाएंगे। जरदारी साहब के अंदर भी एक जनरोसिटी है और नवाज शरीफ साहब के अंदर भी एक वसीउल नज़री है। मुझे तो ये भी हैरत हुई है कि जमात इस्लामी को जरदारी साहब को जिस तरीके से हम जो उनकी सियासत बाजी में रही है, तो मुझे यकीन था कि जरदारी साहब कराची का मेयर जमात इस्लामी को देंगे। बाद में पता चला कि उनकी शायद ये राय भी थी, लेकिन कराची के लोग नहीं माने और वो डटे रहे कि नहीं हमने मेयरशिप करनी है। तो जरदारी साहब के बाब के अंदर एक ज़र्फ़ है और नवाज शरीफ के पास भी वसीउल नज़री है, एक वसअत है। दोबारा उसके अंदर ये तय हो जाएगा। और बाकी उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो भी डिस्कशन में आए होंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में 100% जो है ये रेन चेक या एक ब्लैंक चेक जो है मेरा नहीं ख्याल ये देंगे। सियासी जमातें कभी भी नहीं देती। इमरान खान साहब ने भी शुरू से ही मैं कहता था कि उन्होंने एक रख लिया होगा
अपने तहफ़्फ़ुज़ात को एक फ्रीज़र में रख दिए होंगे और बाद में हमने देखा नहीं, वो सामने आ गए। इनके भी होंगे। एस्टेब्लिशमेंट को दो तरीके से हैंडल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब के नुक्ता नज़र से। जनरल आसिम मुनीर साहब को अलहदा और बाकी एस्टेब्लिशमेंट को अलहदा। वैसे होता भी ये है कि जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट है वो थोड़ा सा आर्मी चीफ से बालातर होके जो मजमूई पॉलिसी होती है उसके लिए जो प्लान बनाती है, नॉर्मली आर्मी चीफ जो है उसकी तरफ ज़्यादा उसका झुकाव होता है बनिस्बत है कि उनके प्लान की मुखालफत करने वालों की तरफ उनका झुकाव नहीं होता। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, शुरू में नहीं आएंगी। जैसे उस्मान बुज़दार पे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तो अगस्त सितंबर 2018 से शुरू हो गए थे, लेकिन उसका जो ज़हूर हुआ 2020 के अंदर शुरू हुआ और 2021 के अंदर ये बहुत बड़ा झगड़ा बन के सामने आया था। इसी तरीके से इनके साथ भी एस्टेब्लिशमेंट के जो थोड़े बहुत क्रैक्स होंगे या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, गुड फेथ होंगे, वही जाके आखिर में वजह निज़ाम बनेंगे। लगे दूर की बात है, अभी तो ये डंग टपान है इमरान खान साहब का, मक्कू कैसे ठपा जाए और बग़ैर कोई बड़ा नुकसान किए इमरान खान साहब को खुदे लाइन कैसे लगाया जाए, और नवाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान में एंट्री है उसको कैसे उनके शान निशान बनाया जाए। ये हैं वो चंद चीज़ें जो कि इस वक्त ज़्यादा गौर तलब होंगी, उनके गौर खोज होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।